चलिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी 8:05 हो चुका है। आज के इस मॉर्निंग कॉल को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पिछले 1.5 से 2 महीने में कि ब्लॉकचेन हमारा कब लाइव होगा, कब लॉन्च होगा। तो आज उसी टॉपिक में हम बात करेंगे कि किसी भी ब्लॉकचेन को लाइव होने के लिए उसको कौन कौन से स्टेज से गुजरना पड़ता है, या क्या क्या डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ती है मार्केट में, या किसी भी प्रोजेक्ट को अगर कोई क्रिएटर या डेवलपर उसको तैयार कर रहा है तो क्या क्या उसकी डिफिकल्टीज हो सकती है जो उनको फेस करना पड़ सकता है। तो इन्हीं मुद्दों पे और इन्हीं टॉपिक्स में आज हम लोग बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से हम लोग का डिले हो सकता है। कोई भी प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन पे अगर डिप्लॉय हो रहा है, या कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट अपना खुद का ब्लॉकचेन ला रहा है तो। और साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि हम आज के सिनेरियो में उस पे कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और बाकी दूसरे प्रोजेक्ट से हम कैसे आगे हैं करके। तो चलिए, आज के मॉर्निंग कॉल में मैं राहुल गुप्ता फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जैसा हमारा टॉपिक है दोस्तों, डिफिकल्टीज इन ब्लॉकचेन लॉन्चिंग। तो ब्लॉकचेन को अगर लॉन्च करना है दोस्तों, तो बहुत सारे डिफिकल्टीज एक डिप्लॉयर को या फिर एक क्रिएटर को फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, लॉन्चिंग अ ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड क्रिएटर्स ऑफन फेस अ वाइड रेंज ऑफ टेक्निकल, रेगुलेटरी, फाइनेंशियल एंड कम्युनिटी रिलेटेड चैलेंजेस। बहुत सारे दिक्कतों का सामना पड़ सकता है जो भी क्रिएटर होता है दोस्तों ब्लॉकचेन का, क्योंकि एक वो कॉम्प्लेक्स टास्क है। कॉम्प्लेक्स मतलब एक कठिन कार्य है वो। जैसे कि क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, तो टेक्निकल चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, रेगुलेटरी चैलेंजेस की अगर कोई गवर्नेंस है या फिर कोई रेगुलेटरी है पर्टिकुलर, अपने अपने कंट्री का अपना अपना रेगुलेशन एंड रूल्स है ब्लॉकचेन या क्रिप्टो को लेकर के, तो रेगुलेटरी का भी दिक्कतें करनी पड़ सकती है। और एक ब्लॉकचेन अपने आप में एक नया टेक्नोलॉजी है, तो टेक्निकल चैलेंजेस उसमें हमेशा बने रहती हैं, चाहे वो हम लोग बात करें हैक होने की बात हो, या फिर सिक्योरिटी की बात हो, या फिर ऑडिट की बात हो। तो इन सब का ध्यान रखते हुए जब भी डिप्लॉयर उसको या क्रिएटर बनाता है तो इन सारी बातों का ध्यान रखता है। फाइनेंशियल भी इसमें दिक्कतें आती है दोस्तों, क्योंकि ब्लॉकचेन बनाना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य, कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो उसके लिए बहुत सारे फंड्स का जरूरत पड़ता है। एंड कम्युनिटी रिलेटेड चैलेंजेस, और कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारी दिक्कतों का सामना एक क्रिएटर को या डिप्लॉयर को ब्लॉकचेन लॉन्च करने से पहले इन दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ता है। इसीलिए वो बनाते समय इन सारी बातों का ध्यान रखता है, ताकि वो जब भी अपने मेन नेट को या टेस्ट नेट के बाद मेन नेट को लाइव करे तो वो इन सारी दिक्कतों से फ्री रहे, जिससे कि स्मूथ एंड आसानी से वो रन कर सके मार्केट में बिना किसी चैलेंजेस को फेस किए। तो इसको हम लोग और ब्रेकडाउन में समझते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग ग्राफ या टेबल में समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे टेक्निकल चैलेंजेस की हम लोग बात करें, जो भी चैलेंजेस है उनको हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। जैसे टेक्निकल चैलेंजेस की बात करें और उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में, तो टेक्निकल में जैसे कि हम लोगों ने पहले बात किया है, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज एंड इंटरऑपरेबिलिटी इश्यूज। मतलब स्केलेबिलिटी की वो कितना ज़्यादा स्केलेबल होगा, कितना ज़्यादा वो उसका ट्रांजैक्शन स्पीड होगा। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ में हमारे हैक होने के चांसेस ना हो ब्लॉकचेन के, है ना। हमारे कोई भी जो डाटा है वो सिक्योर रहें, और हमारे यूजर्स के जो डाटा है वो सिक्योर रहें। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब कि वो ज़्यादा लोगों तक फैल सके, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स उसमें डिप्लॉय हो सके, आसानी से वो प्रोजेक्ट्स उसको अज्यूम कर सके, आसानी से वो प्रोजेक्ट्स उसको एक्यूमुलेट कर सके। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वो ब्लॉकचेन को यूज करना या फिर अप्लाई करना कठिन ना हो, कठिन कार्य ना हो। तो ये सारे टेक्निकल चेंजेस होते हैं क्रिएटर्स के सामने, जिसकी वजह से अगर वो इन बातों का ध्यान न रखे तो इम्पैक्ट किसी भी प्रोजेक्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेटवर्क स्लो डाउन हो सकता है, जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो स्लो होंगे। हैकिंग का रिस्क जो होगा वो दोस्तों वो बढ़ जाएगा। जो वॉलेट से एक्सचेंज में इंटीग्रेशन होता है, कोई भी नया ब्लॉकचेन जब आता है तो जो भी हमारे डिसेंट्रलाइज एप्स होते हैं और जो भी हमारे एक्सचेंज होते हैं उसमें उस ब्लॉकचेन को पहले इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो वो इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं स्मूथ नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं देरी से होगा और अच्छे से नहीं होगा। तो ये टेक्निकल चेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, और ये इम्पैक्ट प्रोजेक्ट में पड़ सकता है, जिसके कारण इसको बनाने से पहले ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा हम लोग देखेंगे तो कौन सा चैलेंजेस की अगर बात करें, तो फाइनेंशियल चेंजेस, हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, कॉस्टली ऑडिट्स, फंडिंग चैलेंजेस। जनरली ब्लॉकचेन को लाइव करने के लिए देखा गया दोस्तों, बहुत सारे डेवलपमेंट कॉस्ट का जरूरत पड़ता है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर टीम काम करती है, उसके पीछे पूरी एक टेक्नोलॉजी काम करती है, एक पूरी टीम काम करती है, जिसके कारण इसमें बहुत डेवलपमेंट कॉस्ट आता है। कॉस्टली ऑडिट, डेवलपमेंट करने के बाद इसको हमको ऑडिट कराना पड़ता है अलग अलग एजेंसियों से, तो वो भी ऑडिट की जो कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी कॉस्टली होती है दोस्तों। तो ये सारे फंडिंग चैलेंजेस कहीं न कहीं
कोई कंपनी या कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट फेस कर सकता है, जिसके कारण उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, किसी भी प्रोजेक्ट का डिले हो सकता है या फेलियर हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। अगर उस पर्टिकुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट के पास अगर लैक फंड्स की कमी हो तो वो प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, या फिर वो या फिर वो प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। तो किसी भी ब्लॉकचेन को लाइव करने से पहले इस फाइनेंशियल कैटेगरी को भी मद्देनजर रखना, ध्यान में रखना एक क्रिएटर के लिए बहुत जरूरी होता है। वो पहले से प्लानिंग करता है कि इतने इतने कॉस्ट मेरे को यहाँ यहाँ पे भविष्य में देने रहेंगे। अगर थर्ड कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो रेगुलेटरी एंड लीगल। जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिप्टो को लेकर के अलग अलग देशों में अलग अलग नियम है। आज हम लोग इंडिया में एडॉप्शन लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं तेजी से, और बाकी अगर कंट्रीज की बात करें तो अपने अपने उन्होंने अपने अपने नियम बनाए हैं। तो वैसे ही हर कंट्री में क्या है दोस्तों, अनक्लियर क्रिप्टो लॉज है। अभी तक हम देखें तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी क्रिप्टो लॉज क्लियर नहीं बने हैं। केवाईसी, एएमएल कंप्लायंस, टोकन है, सिक्योरिटी रिस्क, तो ये सारी जो रिस्क है दोस्तों, रेगुलेटरी अनक्लियर लॉज होने के कारण क्रिप्टो में, चाहे वो केवाईसी कंप्लायंस का हो या टोकन की सिक्योरिटी रिस्क का हो, तो ये सारे रिस्क को भी ध्यान में रखना पड़ता है एक डेवलपर को या एक क्रिएटर को जब भी वो ब्लॉकचेन बनाता है, क्योंकि वो अपने कंट्री के लॉस को लेकर अपने कंट्री के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं या लॉज हैं या लीगल जो फ्रेमवर्क है उसके तहत ही वो उस ब्लॉकचेन को लेकर के जा सकता है। नहीं तो भविष्य में उसको दिक्कतों का सामना कर पड़ सकता है। क्या-क्या दिक्कतें आ सकती है भविष्य में, देखते हैं दोस्तों। तो लीगल पेनल्टीज़ है, बैन्स है, शटडाउन ऑफ प्रोजेक्ट। अगर हम लोगों ने अपने कंट्री के लॉज़ एंड रेगुलेशंस के तहत उसको लेकर के नहीं गया, तो हो सकता है कि हम कोई कोई लीगल पेनल्टी पे करनी पड़ी, जैसे कि हम लोगों ने देखा था बाइनेंस को पे करनी पड़ी थी। कभी-कभी बैन्स भी हो जाते हैं दोस्तों वो प्रोजेक्ट, या फिर शटडाउन करना पड़ता है प्रोजेक्ट को। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर प्ले करता है जब भी क्रिएटर ब्लॉकचेन को डेवलप करता है, तो वो सबसे पहले अपनी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लीगल फ्रेमवर्क को देखता है, ताकि भविष्य में उसको कोई भी पेनल्टीज या बेंच या शटडाउन से बच बच सके। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों वो है मार्केट एंड एडॉप्शन। अगर मार्केट एंड एडॉप्शन की बात करें, तो मार्केट एंड एडॉप्शन में कैसे किसी भी प्रोजेक्ट में डिफिकल्टीज आ सकती है ब्लॉकचेन को लाइव करने में, या फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। तो गेनिंग यूजर ट्रस्ट, एक्सचेंज लिस्टिंग इशूज, हैवी कंपटीशन। मार्केट में जैसे आज के डेट में दोस्तों 50 से ज़्यादा ब्लॉकचेन लाइव है। तो कोई भी क्रिएटर या डेवलपर ब्लॉकचेन बनाता है तो सबसे पहले वो यही सोचता है कि मेरे ब्लॉकचेन में ऐसा अलग क्या हो जिससे लोगों को या यूजर्स को उससे यूज़ करने में आसानी हो, और वो उसको अप्लाई करें अपने प्रोजेक्ट्स में या उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि हम कुछ अगर नया बनाएँगे, कुछ यूनिक बनाएँगे, मार्केट में जो ऑलरेडी एक्सिस्ट है उससे हट के बनाएँगे, तभी तभी लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखता है कोई भी डेवलपर या क्रिएटर। और एक्सचेंज लिस्टिंग इश्यूज, एक्सचेंज में लिस्ट करने की भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो वो सब बातों का ध्यान रखते हुए मार्केट और एडॉप्शन की, ताकि कम्युनिटी और यूजर्स उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर सके, और मार्केट उसको, चाहे वो लिस्टिंग की बात हो या फिर दूसरे एक्सचेंज में अपने ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करना हो, इन सारे का ध्यान रखता है कोई भी डेवलपर, ताकि भविष्य में उसको इन सारी चीज़ों का, मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। अगर ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है दोस्तों, तो क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है प्रोजेक्ट में, तो लो एडॉप्शन, लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, वीक मार्केट प्रेज़ेंस। अगर ये सारी चीज़ों को कोई क्रिएटर या डेवलपर इग्नोर करता है, तो लो एडॉप्शन, लोग उसको जल्दी से अडॉप्ट नहीं करेंगे। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है उस प्रोजेक्ट के लिए, या फिर वीक मार्केट प्रेज़ेंस, मार्केट में उस ब्लॉकचेन की ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं हो पाएगी। कम्युनिटी एंड गवर्नेंस, अगर हम लोग देखें तो डिफिकल्टी बिल्डिंग एक्टिव कम्युनिटी, सेंट्रलाइजेशन, फॉक्स और डिस्प्यूट्स। जनरली ये देखा गया है दोस्तों कि ब्लॉकचेन बनाना तो एक डिफिकल्ट टास्क अपने आप में है ही है, लेकिन उससे भी डिफिकल्ट टास्क है उस ब्लॉकचेन को लाइव करने के बाद उस ब्लॉकचेन के लिए एक एक्टिव कम्युनिटी बनाना। या फिर कई-कई प्रोजेक्ट्स में हम लोगों को देखा है, कई-कई ब्लॉकचेन में देखा है कि ब्लॉकचेन बना तो देते हैं क्रिएटर्स, लेकिन उसको भी सेंट्रलाइज़्ड तरीके से रन करते हैं। तो इसके कारण जनरली क्या होता है दोस्तों कि आपस में ही फॉक्स या डिस्प्यूट्स होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग समझे प्रोजेक्ट्स में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो क्रेडिबिलिटी की लॉस हो सकती है, फ्रेगमेंटेड यूज़र बेस हो सकता है। मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन के यूज़र्स तो आ सकते हैं, लेकिन एक जो एक्टिव और ऑर्गेनिक कम्युनिटी जिसको हम लोग अट्रैक्ट करना चाहेंगे, वो शायद अट्रैक्ट ना हो, और क्रेडिबिलिटी भी वैसे में कहीं न कहीं लॉस होती है, अगर जनरली किसी प्रोजेक्ट में डिस्प्यूट होता है तो। तो ये दोस्तों कुछ डिफिकल्टीज थे और उनके इम्पैक्ट्स थे प्रोजेक्ट्स में। क्या पड़ सकते हैं अगर कोई ब्लॉकचेन को लाइव करना होता है, तो क्या-क्या डिफिकल्टीज एक क्रिएटर या डेवलपर को फेस करनी पड़ती है। इसको हम लोग एक केस स्टडी से आगे के स्लाइड में समझेंगे। जैसे कि एक पॉलीगॉन हमारा ब्लॉकचेन लेकर के आया था मैटिक का। तो
इसके अगर हम लोग एक केस स्टडी को समझेंगे कि इन्होंने ब्लॉकचेन को लाइव करने के समय में क्या-क्या तैयारियाँ की थी, क्या-क्या स्टेजेस देखे थे, क्या-क्या डिफिकल्टीज़ इन्होंने देखी की थी और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा और अब वो कहाँ पर है, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों आगे के स्लाइड्स में। तो पॉलीगॉन का केस स्टडी को समझने से पहले ये देखते हैं कि 2017 में भारत की टीम डेवलपर्स जयंती करानी, संदीप नैलवाल, अनुराग अर्जुन ने पॉलीगॉन या मेटिक नेटवर्क की शुरुआत की थी। उनका पर्पस था दोस्तों इथेरियम की स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम जो थी, स्लो और कॉस्टली ट्रांज़ैक्शन था इथेरियम के ब्लॉकचेन में, उसको सॉल्व करना उनका पर्पस था। तो वहीं से उन्होंने आइडिएशन लिया और आइडिएशन को लेने के बाद उन्होंने शुरुआत में मेटिक नेटवर्क के साथ उन्होंने शुरुआत की और बाद में 2021 में उसको रीब्रांडेड किया एज़ अ पॉलीगॉन। तो उन्होंने जब शुरुआत की थी दोस्तों 2017 में, तो उन्होंने अपने इस पर्पस से शुरुआत की थी कि हम लोग को इथेरियम की जो स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, चाहे वो स्लो ट्रांज़ैक्शन हो या कॉस्टली ट्रांज़ैक्शन हो, उसको हमको चेंज करना है और वहाँ से उन्होंने शुरुआत की लेकिन 2021 में उनको अपने आप को रीब्रांड करना पड़ा एज़ अ पॉलीगॉन। तो उन्होंने क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की थी दोस्तों, उनको भी टेक्निकल चेंजेस आए थे। जैसे क्या-क्या टेक्निकल चेंजेस आए थे इसको समझते हैं। इथेरियम कॉम्पैटिबल स्केलिंग सॉल्यूशन बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क था। इथेरियम की जो स्केलेबिलिटी थी वो स्लो तो थी लेकिन और कॉस्टली भी थी, लेकिन उससे अच्छा टेक्नोलॉजी बनाना, उससे अच्छा सॉल्यूशन बनाना, उससे अच्छा स्केलिंग सॉल्यूशन बनाना, उससे अच्छा ब्लॉकचेन बनाना ये अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क था। जिसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए, बहुत सारी टीम इकट्ठा की और इसी में हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों ब्लॉकचेन ट्रिलेमा जो होता है। ब्लॉकचेन ट्रिलेमा क्या होता है? स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ये 3 जो पॉइंट्स होते हैं किसी भी ब्लॉकचेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन तो इसको ब्लॉकचेन ट्रिलेमा के नाम से जाना जाता है। तो इनको बैलेंस करना किसी भी एक प्रोजेक्ट में क्योंकि इथेरियम में भी सिक्योरिटी थी, डिसेंट्रलाइजेशन था अपने आप में लेकिन उसमें कहीं न कहीं स्केलेबिलिटी नहीं थी। तो पॉलीगॉन ने ये सोचा था कि हम लोग जो इस इथेरियम के ब्लॉकचेन में जो मिसिंग है स्केलेबिलिटी हम उसको लेकर के आएँगे, ये हमारा स्केलेबिलिटी उससे अच्छा होगा। तो इन तीनों को बैलेंस करना, कहीं न कहीं अगर आप स्केलेबिलिटी में जाएँगे तो आपको अपना सिक्योरिटी में एडजस्ट करना पड़ेगा या डिसेंट्रलाइजेशन में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उनका वो पर्पस था कि हम लोग को इन तीनों को बैलेंस करना है। तो वो भी एक अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क रहा दोस्तों, बहुत कठिन टास्क रहा क्योंकि नेटवर्क स्टेबिलिटी और डेवलपर्स को ऑनबोर्ड करने में समय लगता है और उनको भी समय लगा दोस्तों। तो इससे क्या हुआ इनको भी टेक्निकल चेंजेस ये सारे फेस करने पड़े लेकिन वो अपने पर्पस से क्लियर थे, विज़न में क्लियर थे तो वो इस मार्केट में बने हुए उन्होंने लगातार इसमें रिसर्च करते रहे। नेक्स्ट अगर देखेंगे दोस्तों उनको फंडिंग इश्यूज़ हुई थी कि नहीं हुई थी, तो हम लोग समझ सकते हैं शुरुआती समय में इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट गेन करना कठिन था। क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट था तो कोई भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से पहले उनको ट्रस्ट करना उनका हासिल करना एक अपने आप में इनके लिए एक चैलेंज था। 2019 में जब इनका आईसीओ हुआ उसके बाद इनके पास लिमिटेड फंड्स थे दोस्तों और इथेरियम के कॉम्पिटिटर्स जो थे जैसे कि ट्रोन है, ईओएस है, ये ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते थे उस समय और एक अच्छे खासी पोजीशन में थे। तो इनके लिए भी फंडिंग रेज़ करना या फिर इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करवाना उस समय क्या था, कहीं न कहीं अपने ब्लॉकचेन के लिए कहीं न कहीं एक कॉम्प्लेक्स टास्क था, डिफिकल्ट टास्क था। तो इन्होंने भी उस समय फंड की समस्या देखी थी दोस्तों। और इनके बाद अगर हम लोग बात करें इसके बाद तो एडॉप्शन हर्डल्स में भी इन लोग को बहुत सारी दिक्कतें आई। इन्होंने ब्लॉकचेन बनाना तो स्टार्ट कर दिया, हो सकता है बना भी दिया, उसके बाद लेकिन क्या कम्युनिटी में या मार्केट में उसका एडॉप्शन कैसा था? तो डेवलपर्स और यूज़र्स को कन्विंस करना कि पॉलीगॉन इथेरियम का स्केलेबल अल्टरनेटिव है, ये अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क था कि लोगों को समझाना कि हम जो बना रहे हैं ब्लॉकचेन पॉलीगॉन, वो इथेरियम का स्केलेबल अल्टरनेटिव है। मतलब इथेरियम का जो स्केलेबिलिटी नहीं है, उसका अल्टरनेटिव हम पॉलीगॉन लेकर के आ रहे हैं। ये लोगों को समझाना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क था और डेवलपर्स और यूज़र्स को कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि इनिशियल फेज़ में बहुत कम डिसेंट्रलाइज़्ड ऐप माइग्रेट हुए उस समय। इनिशियल जो स्टार्टिंग फेज़ थे इनके ब्लॉकचेन लॉन्चिंग का उस समय बहुत कम डिसेंट्रलाइज़्ड ऐप इनके ब्लॉकचेन में माइग्रेट हुए और उस समय इनको ब्रांडिंग की भी प्रॉब्लम हुई, मैटिक से पॉलीगॉन तक ने आइडेंटिटी कन्फ्यूज़ क्रिएट किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुरुआत इन्होंने मैटिक नेटवर्क से की थी और फिर 2021 में अपने आप को इन्होंने पॉलीगॉन में रिब्रांड किया। तो कहीं न कहीं ब्रांडिंग भी प्रॉब्लम एक थी क्योंकि आइडेंटिटी जो थी इनकी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी। कुछ लोग इनको मैटिक के नाम से जानते थे, कुछ लोग इनको पॉलीगॉन के नाम से जानते थे। तो ये सारे हर्डल्स का दिक्कतों का सामना
इन्होंने भी अपने प्रोजेक्ट को बनाते समय किया है। और अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे दोस्तों, तो कंपटीशन कंपटीशन क्या रखा, कंपटीशन कैसे उन्होंने फेस किया, कि कंपटीशन में कैसे उन्होंने अपने आप को हर्डल्स को पार किया। तो क्योंकि उस समय मार्केट में बहुत सारे ब्लॉकचेन थे जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते थे और अच्छे खासे पोजीशन में थे। तो कहीं ना कहीं एक जो ऑलरेडी ऑलरेडी मार्केट में जो ब्लॉकचेन एग्जिस्ट करते हैं, और उसके अलावा जो नए ब्लॉकचेन आते हैं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं वो कंपटीशन जाहिर सी बात है कि फेस करते हैं। तो सेम चीज पॉलीगॉन के साथ भी हुआ था। उन्होंने भी उस समय बाइनेंस स्मार्ट चेन, सोलाना जैसी चेन्स ऑलरेडी तेजी से ग्रो कर रही थी मार्केट में। उस समय ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग जो ब्लॉकचेन थे वो लोग अच्छा खासा अपना एक पोजीशन बना चुके थे। तो कहीं ना कहीं पॉलीगॉन को भी इन इन सब से कंपटीशन का सामना करना पड़ा। पॉलीगॉन को डिफरेंशिएट करना पड़ा कि हम एक सिर्फ इथेरियम हेल्पर नहीं है, बल्कि मल्टी चेन इकोसिस्टम पे उभर उभर कर आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। मतलब पॉलीगॉन को लोगों को बताना पड़ा कि हम एक सिर्फ इथेरियम अल्टरनेटिव या इथेरियम हेल्पर नेटवर्क नहीं है। हम लोग एक अपने आप में मल्टी चेन इकोसिस्टम है, हमारा एक खुद का अपना ब्लॉकचेन है। हम लोग सिर्फ इथेरियम की स्केलेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए नहीं आए हैं। तो ये सब लोगों को बताना पड़ा, तब जाकर के वो मार्केट में सस्टेन कर पाए और अपने कंपटीशन को, राइवल को अच्छे से कॉम्पीट कर पाए और मार्केट में अपनी सस्टेनेबिलिटी को बना पाए। तो ये सारे हर्डल्स का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दोस्तों उनको भी करना पड़ा था। अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा उनके प्रोजेक्ट्स में, या उनके उनके जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स थे, या उनके जो पर्पस थे, उनके जो जो भी मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स थे या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स थे, उसमें इस सारों चीजों का इम्पैक्ट क्या पड़ा है, जो भी हर्डल्स उन्होंने फेस किया या जो भी उन्होंने अपने ब्लॉकचेन लॉन्चिंग में दिक्कतों का सामना किया और उसको ओवरकम किया। कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने ओवरकम किया, जो भी हर्डल्स आते थे, जो भी प्रॉब्लम्स आते थे, उसको ओवरकम किया। और आज हम लोग सभी जानते हैं कि पॉलीगॉन एक सक्सेसफुल एक ब्लॉकचेन नेटवर्क पे काम कर रहा है, जो बहुत ही अच्छा मतलब कि रिजल्ट दे रहा है दोस्तों। तो ये सारी जो मेरा बताने का मकसद है कि ये सारी चीजें एक रात में नहीं होती दोस्तों, इसको बनाने में टाइम लगता है। हम लोग आगे के स्लाइड्स में समझेंगे कौन से ब्लॉकचेन को कितना टाइम लगा अपने आप को लाइव करने में, टेस्ट नेट से लेकर के मेन नेट तक के जर्नी में। तो ब्लॉकचेन जब मैटिक या पॉलीगॉन ने अपना लॉन्च किया, तो ये सारे हर्डल्स को पार करके, तो उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा प्रोजेक्ट में या उनके अपने खुद के प्रोजेक्ट्स में। धीरे धीरे पॉलीगॉन ने खुद को स्टैब्लिश किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लॉकचेन को उन्होंने लाइव करने की कोशिश 2017 में ही शुरू कर दी थी। उसके बाद जब उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश कर लिया, अपने ब्लॉकचेन को लाइव कर दिया, तो पॉलीगॉन ने अपने आप को धीरे धीरे स्टैब्लिश करना शुरुआत किया। जैसे कि हम लोग अगले 3 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। 2021 में बड़े बड़े डिसेंट्रलाइज ऐप जो थे, जैसे कि आवे, कर, सुशी स्वैप ने पॉलीगॉन अडॉप्ट किया। जो भी डिसेंट्रलाइज ऐप थे, कुछ बड़े डिसेंट्रलाइज ऐप थे जैसे आवे, कर्व, सुशी स्वैप, इन्होंने अपने अपने में पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को क्या किया दोस्तों, अडॉप्ट किया। तो ये कहीं ना कहीं पॉलीगॉन के लिए एक अपने आप में बहुत सफलता की बात थी, बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने अपने आप को इस तरीके से स्टैब्लिश कर लिया था कि बड़े बड़े जो डिसेंट्रलाइज ऐप्स थे वो भी आकर के कहीं ना कहीं पॉलीगॉन को अडॉप्ट करने की स्थिति में थे और एक्सेप्ट कर रहे थे। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, ट्रांजेक्शन फीस ड्रास्टिकली लो हुई और यूजर एडॉप्शन बढ़ा। क्योंकि एडॉप्शन लेवल बढ़ रहा था दोस्तों, तो वैसे ही धीरे धीरे क्या होती थी, ट्रांजेक्शन फी जो थी वो ड्रास्टिकली लो हो गई थी, बहुत कम हो गई थी एज कम्पेयर टू अदर ब्लॉकचेन। जैसे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इथेरियम में कॉस्ट जो था वो बहुत ज्यादा था। तो पॉलीगॉन का जो ट्रांजेक्शन फीस था वो बहुत ही ज्यादा लो था। और इसके कारण क्या हुआ दोस्तों, बहुत सारे यूजर्स ने उसका अडॉप्ट किया और यूजर एडॉप्शन जो था मार्केट में पॉलीगॉन का बढ़ा, जिसने पॉलीगॉन को एक नई दिशा दी और पॉलीगॉन को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर गए और उनके प्रोजेक्ट पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा। और इसके बाद अगर हम लोग देखो दोस्तों, तो ये सारी चीजें होने के कारण उनको बिग पार्टनरशिप्स मिलने लगे लोगों से, उनको बहुत सारी प्रोजेक्ट्स में पार्टनरशिप मिलने लगी। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं डिज्नी एक्सेलरेटर, स्टारबक्स एनएफटी प्रोग्राम, रेडिट एनएफटी। ये सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो थे दोस्तों, जैसे कि डिज्नी एक्सेलरेटर हो गया या स्टारबक्स एनएफटी प्रोग्राम्स हो गया या रेडिट एनएफटीज हो गया, इन्होंने भी कहीं ना कहीं पॉलीगॉन के साथ हाथ मिलाया, कदम से कदम मिलाया और उनको अपने एज ए पार्टनर के रूप में अपने ब्लॉकचेन को लेकर के उन्होंने एज ए पार्टनर के लिए पार्टनर को लेकर के उनके साथ अपना पार्टनरशिप कंबाइन की। तो ये बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स पॉलीगॉन के प्रोजेक्ट्स में और पॉलीगॉन के सिस्टम पे या इकोसिस्टम पे उन लोगों का चेंजेस या इम्पैक्ट बोल सकते हैं, हम लोग को देखने को मिला। क्योंकि कहीं ना कहीं
उन लोग का जो विजन था पॉलीगॉन का कि हम लोगों को एक ऐसा ब्लॉकचेन लेकर के आना है जो मार्केट में आज के डेट में ना हो। तो उन्होंने क्या किया, इथेरियम का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन लाने की शुरुआत का आइडिएशन किया। लेकिन इथेरियम के अल्टरनेटिव सॉल्यूशन का आइडिया लेकर के उन लोग आए थे, लेकिन उन लोगों को कंटिन्यू अपने ब्लॉकचेन पे उन लोगों ने क्या किया, रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया, काम किया। तो उन लोगों को समझ में आया कि नहीं, अगर हमको मार्केट में सस्टेन करना है तो हम लोग को सिर्फ एक इथेरियम के अल्टरनेटिव नहीं बल्कि एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम लेकर के आना पड़ेगा जो कहीं न कहीं मार्केट में एग्ज़िस्ट कर सके और मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर्स को कम्पीट कर सके। तो मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों से वही बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो ब्लॉकचेन आ रहा है दोस्तों, अनंता ब्लॉकचेन, इन सारे जितने भी ब्लॉकचेन्स हैं जिसमें इन लोगों में जो भी कमी है, उन सारे कमी को ओवरकम करने के लिए अनंता ब्लॉकचेन को लाया जा रहा है। और उसको लाने के लिए भी हमारे हमारे क्रिएटर्स को भी हो सकता है इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा जिसके बारे में हम लोग नहीं पता है। हम लोग बस ये बोल देते हैं कि ब्लॉकचेन नहीं आ रहा है, ब्लॉकचेन नहीं आ रहा है। कोई ग्रुप में बोल देता है कि लोग के पास बटन है, बटन दबा देते तो ब्लॉकचेन लाइव हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर से गुजरना होता है ना? उस प्रोसीजर में आज हम लोग टेस्ट नेट लाइव हो चुका है हमारा, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। जैसे ही हमारा टेस्ट नेट लाइव होने के बाद सिक्योरिटी से ऑडिट से हमारा सिक्योरिटी ऑडिट अगर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा मेन नेट भी लाइव हो जाएगा, जिसमें से पहला प्रोसीजर होगा दोस्तों नोड सेटअप का। तो मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते से 10 दिन में हमारा नोड सेटअप भी हमारे ब्लॉकचेन का चालू हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस ये सब में रखना पड़ता है क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं। ये ऐसा है नहीं दोस्तों कि किसी के हाथ में है कि उसने बटन दबा दिया और अगले दिन वो लाइव हो गया। ये सही कहीं न कहीं इसमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है क्योंकि जो बनाता है वही जानता है कि इसमें कितनी काम करने पड़ते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करेंगे 27 अगस्त को सॉरी 27 जुलाई को हमारा एक सेशन हुआ था। मतलब 27 तारीख को एक हमारा सेशन हुआ था, मेरे ख्याल से जुलाई का महीना था, पिछले महीना, जिसमें एक टेक्निकल सेशन हुआ था हमारा ब्लॉकचेन को लेकर के, जिसमें डेवलपर्स जो थे उनके साथ हमारा एक सेशन हुआ था, हम सभी ने जॉइन किया था। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग होंगे उनमें से बहुत ही कम लोग होंगे जिनको उस सेशन का 10% भी समझ में आया होगा। तो हम लोग उस सेशन से समझ सकते हैं कि वो कितना टेक्निकल चीज़ें हैं अपने आप में। तो कहीं न कहीं हम लोग को इन सारी चीज़ों को समझने के लिए अपने आप को भी, अपना नॉलेज को इंक्रीज़ करना है ना? हम लोग जैसे अपन ग्रुप में चैटिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये लोग ये नहीं कर रहे हैं, यहाँ चलेगा, वहाँ चलेगा। तो ये सब रबिश बातें करने के बजाय, फालतू बातें करने के बजाय अच्छा होगा कि अगर हम थोड़ा नॉलेज ले लें, थोड़ा उसमें पढ़ाई कर लें, थोड़ा उसमें हम लोग अगर समझने की कोशिश करें, तो हम लोग को अपने आप में समझ में आएगा कि नहीं वाक़ई में ये सब चीज़ों में टाइम लगता है, कोई हमको दिलासा नहीं दे रहा है डेट पे डेट दे कर के। क्योंकि कहीं न कहीं ये होता है दोस्तों कि जो क्रिएटर रहता है उसके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि मैंने अगर अ, बोल दिया है या कमिट कर दिया है इस डेट तक तो उस डेट तक उसको करना है। लेकिन वो उसको ध्यान में रखते हुए कभी भी वो प्रोजेक्ट के साथ कभी भी वो रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि वो उसका लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। अगर उसपे एक बार भी कोई रिस्क हो गया, कोई भी अगर उसमें सिक्योरिटी का रिस्क हो गया या हैकिंग का रिस्क हो गया, तो उसने उसपे इतना मेहनत किया है, इतना फंड लगाया है, सारे यूज़र्स का डाटाबेस उस पे टिका हुआ है, उसपे सारे यूज़र्स का फंड उस पे टिका हुआ है, तो ये बहुत बड़ा ये रिस्क हो जाता है। तो कहीं न कहीं प्रेशर तो होता है क्रिएटर्स और डेवलपर्स के मन में कि उसने कमिट कर दिया है पर्टिकुलर डेट को, तो हमको उस डेट पे इसको काम करके देना ही है। लेकिन वो कभी भी इस प्रेशर को लेकर के काम नहीं करते क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट है, वन टाइम का प्रोजेक्ट नहीं है। ये ब्लॉकचेन लाइव करना अपने आप में वन टाइम का काम नहीं है, ये लाइफ टाइम का काम है। तो इसीलिए वो हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हैं और हर एक चीज़ को कहीं न कहीं लॉन्च करने से पहले सोचते हैं और कहीं न कहीं वो पहले अपने आप में टेस्ट कर लेते हैं। जैसे अगर जो भी हमारे वैलिडेटर्स हैं अभी मिस्टर मिंट के जो भी 100 वैलिडेटर्स हैं, उनका नोड सेटअप कराना है। तो कहीं न कहीं नोड सेटअप कराने से पहले वो अपने आप में खुद एक डेमो नोड सेटअप कर देखेंगे कि ऐसे-ऐसे चीज़ें रन हो रही हैं कि नहीं, स्मूथ हो रही है कि नहीं। तभी वो अपने वैलिडेटर्स को या यूज़र्स को नोड सेटअप के लिए गाइड करेंगे। क्योंकि कहीं अगर कोई नोड सेटअप कर रहा है, कहीं कोई उनको दिक्कत आ गया, कहीं कोई ग्लिच आ गया या कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो ये क्या होगा, उससे बहुत बड़ी कम्युनिटी इम्पैक्ट होगी दोस्तों, क्योंकि कहीं न कहीं वो वैलिडेटर अकेला नहीं है। उनके नीचे कहीं न कहीं हो सकता है किसी वैलिडेटर के नीचे 10 डेलीगेटर हों, किसी के नीचे 50 डेलीगेटर हों, किसी के नीचे 30 डेलीगेटर हों, है ना? तो एक कहीं न कहीं एक कम्युनिटी ही हार्म होगी, अगर कोई एक वैलिडेटर भी डिस्टर्ब होता है तो। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान उनको रखना पड़ता है और एक बहुत बड़ा फंड उनके नीचे डेलीगेट है और वैलिडेटर के नीचे भी एक बहुत बड़ा फंड डेलीगेटर ने डेलीगेट किया हुआ है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारा भी, मेरे को उम्मीद है कि हफ्ते से 10 दिन में हम लोग उस स्टेज में रहेंगे, तो थोड़ा-सा पेशेंस रखने की हम लोग को ज़रूरत है। और अच्छा होगा कि हम लोग ये मॉर्निंग कॉल हो गया जैसे या इवनिंग कॉल हो गया या जो भी हमारे एक्टिव ऑफलाइन सीनियर्स हैं उनके थ्रू अगर ये सारे एजुकेशंस लेते हैं, ये सारे हम लोग नॉलेज लेते हैं,
तो हम लोग सही चीज़ जो है उससे अटैच रह पाएँगे, ना कि फालतू की बातों में, फालतू के गॉसिप्स में हम लोग अटैच रह पाएँगे, है ना? तो ये सिर्फ हम लोग को ध्यान रखना है दोस्तों। अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो हम लोग को, अगर ये जो केस स्टडी हम लोग की, उससे हम लोग को लर्निंग्स क्या मिलती है? तो ब्लॉकचेन को लॉन्च करना सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि डेवलपर, कम्युनिटी बिल्डिंग और ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। ब्लॉकचेन लॉन्चिंग जो है दोस्तों, वो एक सिर्फ अपने आप में टेक्नोलॉजी नहीं है। क्योंकि ब्लॉकचेन को डेवलप करने के लिए जो डेवलपर होता है, उसकी भी ज़रूरत होती है, कम्युनिटी की भी ज़रूरत होती है, कम्युनिटी बिल्डिंग की, और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, किसी भी ब्लॉकचेन को लॉन्च करने के बाद ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सब ज़रूरी होता है किसी भी ब्लॉकचेन को लाइव करने से पहले और लाइव करने के बाद। तो क्योंकि ब्लॉकचेन लाइव करना अपने आप में एक टेक्नोलॉजी तो है, टेक्नोलॉजी के साथ-साथ डेवलपर डेवलपर भी एक अच्छा खासा नॉलेजेबल होना चाहिए, ट्रस्टेबल होना चाहिए। अच्छी बात है दोस्तों कि हमारे मिस्टर बिन में हमारा इनबिल्ट हाउस डेवलपर्स हैं, हम लोगों ने बाहर से किसी को ऑनबोर्ड नहीं किया है, जिसके कारण हमारा जो डाटा है, हमारा जो यूज़र बेस डाटा है, वो कहीं न कहीं सिक्योर है। तो डेवलपर्स जो है, कम्युनिटी बिल्डिंग और साथ में साथ ब्रांडिंग, ये 4 पॉइंट जो है दोस्तों बहुत ज़रूरी है किसी भी ब्लॉकचेन लॉन्चिंग के लिए। तो अच्छी बात है कि हमारे पास एक अच्छी खासी कम्युनिटी भी है और एक अच्छे खासे हमारे पास इन हाउस बिल्ड डेवलपर्स हैं, जो कि लगातार हमारे अनंता ब्लॉकचेन को लाइव करने के लिए काम कर रहे हैं, और ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसमें भी हम लोग देखेंगे कि जैसे ही हमारा ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा, तो ये इसके अच्छे लेवल पे, अच्छे स्केल पे इसकी ब्रांडिंग भी होगी। आगे देखते हैं दोस्तों, इनिशियल ट्रस्ट और फंडिंग प्रॉब्लम्स के बावजूद क्लियर विजन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से सक्सेस पॉसिबल है। शुरू में दोस्तों ट्रस्ट का फैक्टर हर एक प्रोजेक्ट में आया है, हर एक प्रोजेक्ट में आया है, पहले भी आया है, आज भी आ रहा है। हमारे प्रोजेक्ट में भी लोगों को कहीं न कहीं ट्रस्ट नहीं है कि ब्लॉकचेन लाइव नहीं होगा। कोई बोलता है कि ब्लॉकचेन पे नाम पे लोग बस डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, है ना? तो आज भी लोगों को ट्रस्ट नहीं है। पहले के प्रोजेक्ट भी जब आए थे लोगों को, तो उसमें भी ट्रस्ट नहीं था, और मैं ये वादा करता हूँ दोस्तों, आने वाले समय में भी जो प्रोजेक्ट्स आएँगे और जो प्रोजेक्ट अपने ब्लॉकचेन लेकर के आएँगे, उनको भी ट्रस्ट नहीं होगा। है ना? तो ये हमेशा एक का प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो एक ह्यूमन नेचर है। फंडिंग प्रॉब्लम्स हर एक प्रोजेक्ट में या फिर ब्लॉकचेन को बनाने के लिए होते हैं दोस्तों, क्योंकि कहीं न कहीं जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में समझा कि फंड्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसको एक अच्छे नेटवर्क पे, स्केल पे उसको ब्रांड करना, एक अच्छे एक अच्छी उस खासी उसके लिए सिक्योरिटी डिज़ाइन करना, अच्छे सिक्योरिटी एजेंसी से उसको ऑडिट कराना, इन सब के लिए एक अच्छे खासे फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं न कहीं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ये फंडिंग की प्रॉब्लम आती है दोस्तों, और वो हमेशा आएगी। लेकिन इन सब के बावजूद अगर किसी प्रोजेक्ट के पास एक क्लियर विज़न हो, जैसे हमारे मिस्टर मिंट के पास एक क्लियर विज़न है कि 2027 में उसको टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज़ में रखना है, और वो उसपे कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट करता रहे, जैसे हम अपने इकोसिस्टम पे कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कंटीन्यूअस डेवलपमेंट कर रहे हैं। चाहे वो हमारे ब्लॉकचेन को लेकर के हो या हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स हो, एआई हो, एक्सचेंज वॉलेट हो, लर्न टू अर्न कॉन्सेप्ट हो, तो ये सारे पे हम लोग हमारे इकोसिस्टम पे कंटिन्यूअस इंप्रूव करते जा रहे हैं। तो इससे दोस्तों सक्सेस पॉसिबल है आने वाले फ्यूचर में। ये मेरा मानना है और इस पे मैं हमेशा बिलीव भी करता हूँ। तो हमको भी ऐसा ही करना है दोस्तों कि अपने सिस्टम पे, अपने इकोसिस्टम पे ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट का मैं समझ सकता हूँ कि फैक्टर कहीं न कहीं मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग को नॉलेज लेना है। नॉलेज अगर लेंगे तो हम लोग को ट्रस्ट और जो गलत चीज़ है उसमें हम लोग को डिफरेंशिएट करने की, या फिर जो लाइन है उसपे हम लोग को डिफरेंशिएट करने में आसानी होती है। तो इन सब के बाद भी हमारे इकोसिस्टम का, मिस्टर माइंड का विज़न क्लियर है, और कहीं न कहीं हम लोग अपने इकोसिस्टम पे कंटीन्यूअस इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि हम लोग भी आने वाले समय में ज़रूर इसका सक्सेस देखेंगे। एडॉप्शन बढ़ाने के लिए रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस, एनएफटीज़, डेफी ऐप्स क्रिटिकल है। अब ब्लॉकचेन लॉन्च करना तो अपने आप में कहीं न कहीं मुश्किल है दोस्तों, लेकिन लॉन्च करने के बाद अगर उसका एडॉप्शन बढ़ाना है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो एडॉप्शन बढ़ाने के लिए जनरली देखा है कि ब्लॉकचेन पे जो प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय होते हैं, उनके पास एक रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस होना चाहिए। रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस, जैसे कि बताते हुए खुशी हो रही है दोस्तों कि हमारे जो इकोसिस्टम है या मिस्टर मिंट के, उसमें भी रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस है। चाहे हम स्टेटमेंट की बात करें, चाहे हम स्पोर्ट्समैन की बात करें, चाहे आने वाले समय में हम एआई एजेंट की बात करें, तो ये सब कहीं न कहीं रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस है, जो अपने आप में अ, एक यूटिलिटी पैदा करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट जो है वो हमारे कॉइन के लिए यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट हो, आने वाले समय में एआई हो, लर्न टू अर्न हो।
तो ये कहीं न कहीं रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस है, और किसी भी प्रोजेक्ट में अगर रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस हो, तो वो कहीं न कहीं उसका जो ब्लॉकचेन होता है वो मार्केट, कम्युनिटी और साथ ही साथ जो भी मतलब कि लोग होते हैं, या जो भी मतलब हम लोग कंट्री बोल सकते हैं, वो उस ब्लॉकचेन को एक अच्छे लेवल पे अडॉप्ट करते हैं और अच्छे लेवल पे उसका एडॉप्शन होता है। और ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, अगर किसी भी ब्लॉकचेन का अच्छे लेवल पे एडॉप्शन होगा या अच्छे लेवल पे वो उस ब्लॉकचेन को लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा बड़ा वो है मार्केट कैप्चर करेगा वो ब्लॉकचेन, और उतना ही ज़्यादा उसका मार्केट कैप होगा और उतना ही ज़्यादा वो सक्सेस दिखेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो ब्लॉकचेन आएगा अरंता, उसको भी मार्केट में एक अच्छा एडॉप्शन मिलेगा, वो भी बहुत अच्छे स्केल में अडॉप्ट होगा मार्केट में, और हम लोग कहीं न कहीं उसके ज़रिए एक अच्छा खासा सक्सेस देखेंगे दोस्तों। एक आखिरी में हम लोग समझते हैं दोस्तों कि ब्लॉकचेन को लॉन्च करने में कितना टाइम लगा कौन से प्रोजेक्ट को। अलग-अलग प्रोजेक्ट दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे नीचे में आप लोग देख सकते हैं, बिटकॉइन है, इथेरियम है, बाइनेंस है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, कार्डानो है, पोल्काडॉट है, सोलाना है, अवालांके है। और यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे दोस्तों अपने, तो यहाँ पे टाइम टेकन दिया हुआ है कि कितने मंथ्स उनको लगे अपने ब्लॉकचेन को लॉन्च करने में, टेस्ट नेट से मेन नेट। तो सबसे पहले अगर हम लोग समझते हैं दोस्तों बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन को कोई भी समय नहीं लगा, क्योंकि उस समय कोई टेस्ट नेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था दोस्तों। डायरेक्ट उसने अपने ब्लॉकचेन या अपने ब्लॉक को डिप्लॉय कर दिया था, और वहां से ट्रांजेक्शन होना शुरू हो गया था, क्योंकि वहां पे उस समय ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था टेस्ट नेट का, तो वहां पे कोई समय नहीं लगा, तो डायरेक्ट मतलब कि क्रिएटर ने उसको डिप्लॉय कर दिया था। अगर उसके बाद जो सेकंड प्रोजेक्ट आया दोस्तों इथेरियम, इथेरियम की अगर हम लोग बात करें, तो इथेरियम की जो टेस्ट नेट थी और उसकी जो मेन नेट लाइव हुई, उसमें लगभग लगभग मान के चलिए दोस्तों 12 महीने का समय लगा, मतलब 1 साल का समय लगा टेस्ट नेट से मेन नेट लाइव होने में। वहीं अगर हम बाइनेंस को देखें, बाइनेंस चेन को देखें, बीएनबी को देखें दोस्तों, तो टेस्ट नेट से मेन नेट लाइव होने में उनको अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो मात्र 2 महीने का समय बाइनेंस ने लिया था। इसका भी कारण ये है कि दोस्तों, क्योंकि उनके पास एक अच्छी खासी पहले से फंडिंग थी, अच्छी खासी कम्युनिटी थी, और कहीं न कहीं आप लोगों ने कभी न कभी रिसर्च में सुना होगा या पढ़ा होगा कि आज भी बाइनेंस के ऊपर जो थोड़ा बहुत मतलब लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते सेंट्रलाइज़ेशन के कारण, कि बाइनेंस ने कुछ सेंट्रलाइज़ेशन पावर अपने पास आज भी रखा है, तो इसलिए उन लोगों हुँ, कामयाब हुए इतनी जल्दी अपने प्रोजेक्ट को, या अपना ब्लॉकचेन को टेस्टनेट से मेननेट में लाइव करने के लिए। अगर हम लोग दो नेक्स्ट में देखें तो दोस्तों कार्डानो, कार्डानो भी एक अच्छा खासा ब्लॉकचेन लेकर के आया है मार्केट में। तो उसको अपने टेस्टनेट से मेननेट को लॉन्च करने में दोस्तों करीबन-करीबन 24 महीने का समय लगा। 24 महीने मतलब 2 साल का करीबन उनको समय लगा। उन लोगों भी ने भी एक अच्छी खासी जर्नी तय की 2 साल की। तो 2 साल का पेशेंस हो सकता है, उनकी कम्युनिटी को भी रखना पड़ा हो। उनकी कम्युनिटी में भी कहीं न कहीं ट्रस्ट के इश्यूज़ आए हों कि ब्लॉकचेन आएगा कि नहीं आएगा। कहीं हम लोग ब्लॉकचेन के नाम पे हम लोग के साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन्स, ये सारे डाउट्स उनके भी मन में आए होंगे। लेकिन आज के डेट में देखें तो एक सक्सेसफुल ब्लॉकचेन के तौर पर वो भी काम कर रहा है दोस्तों। पोल्का डॉट भी एक ब्लॉकचेन अपना लेकर के खुद का आया था दोस्तों। करीबन-करीबन 12 महीने उसको भी लगे अपने ब्लॉकचेन को टेस्टनेट से मेननेट में लाइव करने के लिए। करीबन-करीबन हम लोग समझ सकते हैं 1 साल का ड्यूरेशन उसको भी लगा। सोलाना जो बहुत अच्छा ब्लॉकचेन है, बहुत अच्छा क्रिप्टो है अपने आप में, आप सभी जानते हैं, और कहीं न कहीं इन्वेस्ट भी किया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो उसको भी अगर हम लोग देखें दोस्तों, टेस्टनेट से मेननेट में आने आने में कहीं न कहीं उनको भी 9 महीने, 8 से 9 महीने का समय लगा था। 8 से 9 महीने का अपने आप में एक लॉन्ग ड्यूरेशन है सोलाना जैसे प्रोजेक्ट के लिए, अगर हम लोग समझे तो। अगर इथेरियम 1 साल ले रहा है, सोलाना अगर 9 महीने ले रहा है, पोल्काडॉट 1 साल ले रहा है ना? उसके बाद हम लोग दोस्तों समझते हैं अवालंके, उनको भी कहीं न कहीं दोस्तों 5 महीने का ड्यूरेशन लगा था अपने टेस्टनेट से अपने मेननेट को लाइव करने में। तो मेरा दिखाने का पर्पज़ यही है इस ग्राफ को, या फिर इस बार ग्राफ को, कि ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं दोस्तों कहीं न कहीं आज मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। इनके ब्लॉकचेन को आज दुनिया अडॉप्ट कर चुकी है और अडॉप्ट कर भी रही है। सक्सेसफुल ब्लॉकचेन है। लेकिन इनकी भी जर्नी आसान नहीं थी। इन्होंने भी उन सारे हर्डल्स को पास किया है। इन्होंने भी उस सारे पेशेंस को अपने आप में रखा है, और इन्होंने भी वो समय गुज़ारा है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कार्डोनो ने तो 2 साल गुज़ारा है, इथेरियम ने अपने आप में 1 साल गुज़ारा है ना? पोल्काडॉट ने अपने आप में 1 साल गुज़ारा है। सोलाना जैसी बड़ी प्रोजेक्ट ने अपने आप में 9 से 10 महीने गुज़ारे हैं। तो कहीं न कहीं मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि हमारा जो ब्लॉकचेन है दोस्तों, वो तो फिर भी हम लोग इतना टाइम नहीं ले रहे हैं। अभी उसको अगर एक
ब्लॉकचेन की अगर स्टेज को समझे तो सबसे पहले एक आइडिएशन होता है। आइडिएशन के बाद तो उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट करता है क्रिएटर, उसमें रिसर्च करना स्टार्ट करता है। तो जो हमारा रिसर्च स्टार्ट हुआ था दोस्तों, या डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो वो पिछले साल के दिसंबर नवंबर से स्टार्ट हो गया था आइडिएशन, उसके बाद डेवलपमेंट, उसमें रिसर्च रिसर्च स्टार्ट हो गया था। फिर हमारे इकोसिस्टम ने अनाउंस किया था कि हम अपने ब्लॉकचेन को लाइव करेंगे 2025 में। तो 2025 में रिसर्च करने के बाद फर्स्ट क्वार्टर जो गुजरा हमारा, वो रिसर्च में पूरा गुजरा। क्वार्टर सेकंड में कहीं ना कहीं हम लोगों को ब्लॉकचेन अपना लॉन्च करने का इकोसिस्टम ने हमारा अनाउंसमेंट किया, और क्वार्टर सेकंड में हम लोगों ने देखा जुलाई में कि वो लॉन्च भी हुआ टेस्ट नेट। अब हमारा मेन नेट का हम लोग को इंतजार है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही समय में हमारा मेन नेट भी लाइव हो जाएगा। तो हम लोग को बस थोड़े से पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है, और अपने आप को और अपनी टीम को और अपने नीचे के लोगों को एक अच्छा खासा एजुकेशन और सही नॉलेज देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी हमारा ब्लॉकचेन आए तो हम ये चाहते हैं कि अच्छे तरीके से आए, क्योंकि उसमें कोई भी बग्स ना हो, कोई भी ग्लिचेस ना हो, कोई भी दिक्कतें ना हो। तो जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को इन सारे टाइम फ्रेमवर्क को गुज़र के आना पड़ा, इन सारे हर्डल्स को गुज़र के आना पड़ा, तो हमको भी इन सारी चीज़ों को गुज़र के ही आना पड़ेगा। और ये मेरा पूरा आश्वासन है कि हम भी इन सारे की तरह एक सक्सेसफुल ब्लॉकचेन या प्रोजेक्ट बन करके भविष्य में ज़रूर आएँगे। तो आज का मेरा जो प्रेज़ेंटेशन था वो यहीं तक था दोस्तों। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर कोई कुछ ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आज के सेशन को यहीं एंड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच राव सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आज का। सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था कि आई थिंक अभी तक हमारे साथ 724 लोग बने हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझ में आई होंगी इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो सर थैंक यू सो मच। तो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, उसके लिए मैं एक बार राजेश सर को इनवाइट करना चाहूँगा। राजेश सर प्लीज़ आप आएँ और जो अनाउंसमेंट है उसके बारे में हमें हमें बताएं कुछ। थैंक यू मनीष सर, और थैंक यू बोलना राहुल जी को, जो कि काफी डीपली तरीके से उन्होंने सारी चीजों को समझाने का प्रयास किया। और आज शायद लोगों को एहसास हुआ होगा कि हमारी जो ब्लॉकचेन आ रही है वो बहुत जल्दी आने वाली है। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि लोगों को लगता था कि ब्लॉकचेन बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी का काम है, लेकिन यहाँ पे टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अनाउंसमेंट ये है दोस्तों कि जितने भी लोगों ने अपने एमएनटी को विड्रॉल करके रखा है, जितने भी लोगों ने अपने एमएनटी को विड्रॉल करा है, चाहे सेफपाल हो, मेटामास्क हो या ट्रस्ट वॉलेट हो, आपके एमएनटी को आपको अगर वैलिडेटर प्रोग्राम में ऐड करना है तो सिर्फ हमारे पास सोमवार तक का समय है, वो भी सोमवार सुबह 12 बजे। तो उसके पहले अगर आप किसी को भी वैलिडेटर में एज ए बोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारी अनंता ब्लॉकचेन जैसे पहले आपने देखा था वो स्टार्ट होने वाली है, तो हम लोग उसकी प्रोसेस करेंगे जहाँ पे नोट सेटअप की प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी। तो अगर आप लोग वैलिडेटर में वोट करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ आज का दिन है, कल का दिन है, और मंडे को 12 बजे के पहले ये बंद हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग वैलिडेटर में वोट करना चाहते हैं वो अपने जो भी जिसको भी आप वोट करना चाहते हैं आप वोट कर सकते हैं। उसके बाद फिर शायद वोटिंग लाइन बंद हो जाएगी, तो सोमवार 12 बजे तक का समय है। बाकी राहुल जी ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके की ये प्रोसेस होती है। ब्लॉकचेन को लाइव करना इतना इजी नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, और यही चीज़ आप लोग अपनी टीम तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसी के साथ आज के इस कॉल को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।